उसने शारमन को हिदायत दी और उसे उन पहाड़ियों की तफसील बताते हुए फौरी तौर पर अपने पास आने का हुक्म दिया। धमाकों का सिलसिला खत्म हो गया है, मेरा ख्याल है अब हमें आगे चलकर देखना चाहिए। संगी ने ट्रांसमीटर ऑफ किया तो थ्रेसिया ने उससे मुखातिब होकर कहा, तुम्हारे पास असला है? संगी ने पूछा। हाँ, एक पिस्टल है, थ्रेसिया ने कहा और जेब से एक पिस्टल निकाल लिया। संगी ने भी जेब से एक पिस्टल निकाल लिया। आओ, संगी ने कहा और वो दोनों एक बार फिर उस तरफ बढ़ने लगे जहां से उन्हें धमाकों की आवाजें सुनाई दी थी। पहाड़ी के उकब में जाकर वो चट्टानों के पीछे से होते हुए दूसरी साइड में पहुंचे तो उन्हें ब्लैक जैक एक सियाफाम से लड़ता दिखाई दिया। सियाफाम देवहिकल था और वो ब्लैक जैक को उठा उठाकर बुरी तरह से पटक रहा था। ओ, ये तो इमरान का बॉडीगार्ड है। क्या नाम है इसका? हाँ, याद आया, जोसेफ। इसका नाम जोसेफ है, थ्रेसिया ने कहा। हाँ, ये जोसेफ ही है, संगी ने होंठ चबाते हुए कहा। फिर उन्होंने जोसेफ को देखा जिसने ब्लैक जैक को एक बाजू और एक टांग से पकड़कर इस अंदाज में उठा लिया था कि ब्लैक जैक का जिस्म किसी कमान की तरह मुड़ गया था और वो हरकत भी न कर सकता था। इससे पहले कि जोसेफ उसे घुमाकर जमीन पर पटकता, अचानक उन दोनों ने जमीन पर गिरी हुई मादाम सितारा को उठते देखा। मादाम सितारा ने उठते ही मिनी पिस्टल निकाल लिया था और फिर उसने यक के बाद दिख रहे जोसेफ के कांधों पर 2 फायर कर दिए। जोसेफ के हाथों से ब्लैक जैक निकलकर गिर गया। इससे पहले कि मादाम सितारा जोसेफ पर तीसरा फायर करती, संगी और थ्रेसिया ने उसके दाएं तरफ चट्टान के उकब से 3 लड़कियों को निकलते देखा। एक लड़की के हाथ में पत्थर था जो उसने पूरी कुव्वत से मादाम सितारा पर फेंक दिया था। पत्थर मादाम सितारा के पिस्टल वाले हाथ पर पड़ा और मादाम सितारा के हाथ से पिस्टल निकलकर दूर जा गिरा। तब मादाम सितारा उन लड़कियों की तरफ पलटकर देखने लगी। आओ, ये जूलिया और उसकी साथी है, कहीं ये मादाम सितारा को कोई नुकसान न पहुंचा दे। थ्रेसिया ने जूलिया को पहचानते हुए कहा, रुको, मादाम सितारा इनके लिए डरने वाला साबित नहीं होगी, संगी ने कहा तो थ्रेसिया खामोश हो गई। फिर उन्होंने जूलिया को मादाम सितारा पर झपटते देखा। फिर दूसरी लड़कियां भी मादाम सितारा के साथ लड़ने लगी। उन्होंने एक दूसरे पर मार्शल आर्ट्स के बेहतरीन दाव इस्तेमाल किए। आखिरकार जूलिया मादाम सितारा को गिराने में कामयाब हो गई और वो उछलकर उसकी कमर पर आ गई। उधर जोसेफ ने भी ब्लैक जैक को मखसूस अंदाज में किक मारकर दूर उछाल दिया था। वो मस्त हाथी की तरह झूमता हुआ ब्लैक जैक की जानिब कदम उठा रहा था, जैसे वो उसे सचमुच पीस कर रख देगा। बस अब इससे ज्यादा मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। थ्रेसिया ने ब्लैक जैक और मादाम सितारा को इस तरह बेबस होते देखकर गुर्राते हुए कहा। उसने पिस्टल का रुख जोसेफ की तरफ करके फायर कर दिया। ये देखकर संगी ने भी जूलिया पर गोली चला दी जो मादाम सितारा की कमर पर सवार थी। वो दोनों गिरे ही थे कि संगी और थ्रेसिया ने क्रॉस्टी और सालिया पर भी फायर कर दिया। वो दोनों भी जोसेफ और जूलिया की तरह चीखती हुई गिरी और तड़पने लगी। आओ, संगी ने कहा और वो दोनों चट्टान की आड़ से निकले और तेजी से उनकी तरफ भागते चले गए। जूलिया जैसे ही मादाम सितारा की कमर से गिरी, मादाम सितारा तेजी से उठ खड़ी हुई। अलबत्ता ब्लैक जैक पर जोसेफ गिरा हुआ था और उसके जिस्म में भी हरकत नाम की कोई चीज नजर नहीं आ रही थी। क्या तुम संगी और थ्रेसिया हो? मादाम सितारा ने उन्हें देखकर तेज लहजे में कहा। हाँ, क्या तुम ठीक हो? थ्रेसिया ने उसके करीब आते हुए कहा। हाँ, मैं ठीक हूँ, लेकिन शायद ब्लैक जैक ठीक नहीं है, मादाम सितारा ने कहा। संगी दौड़ता हुआ ब्लैक जैक की तरफ बढ़ रहा था। उसने आगे बढ़कर दोनों हाथों से जोसेफ को उठाकर ब्लैक जैक से हटाया और ब्लैक जैक को देखने लगा। ब्लैक जैक के जिस्म में जिंदगी के आसार तो थे, मगर वो बेहोश हो चुका था। क्या ये जिंदा है? थ्रेसिया ने भागकर उसके करीब आते हुए कहा। मादाम सितारा भी वहां आ गई थी और मतोश नजरों से ब्लैक जैक को देख रही थी। हाँ, ये जिंदा है मगर बेहोश है, संगी ने कहा। ये सब क्या है? ये लोग यहाँ कैसे पहुंच गए? और तुम जूलिया के हाथों बेबस कैसे हो गई थी? थ्रेसिया ने मादाम सितारा से मुखातिब होकर कहा तो मादाम सितारा ने उसे सारी तफसील बता दी। ब्लैक जैक की नाक और कानों से खून रिस रहा है, इसे फौरन ठिकाने पर ले जाकर चेक करना पड़ेगा। जोसेफ ने इसे सर के बल गिराकर इसे शदीद दिमागी चोटें पहुंचाई है, संगी ने कहा। लेकिन अचानक ब्लैक जैक ने आंखें खोल दी। उसे इस तरह आंखें खोलते देखकर संगी बेख्तियार उठकर खड़ा हो गया। ब्लैक जैक चंद लम्हे उसकी तरफ देखता रहा, फिर वो सीधा हुआ और उठकर खड़ा हो गया। क्या तुम ठीक हो? संगी ने ब्लैक जैक को हैरत भरी नजरों से देखते हुए कहा, जो अभी यूं साकित पड़ा था जैसे वो कभी न उठ सकेगा, और वो अचानक इस तरह उठ खड़ा हुआ था जैसे उसे कुछ हुआ ही ना हो। संगी, उसकी आवाज सुनकर ब्लैक जैक ने चौंक कर उसकी तरफ देखते हुए कहा। हाँ, मैं संगी ही हूँ और ये थ्रेसिया है। अगर हम बर वक्त यहाँ न पहुँचते तो जोसेफ और उसकी साथी लड़कियां तुम दोनों को नुकसान पहुँचाने के दर पे हो रही थी, संगी ने कहा। ओह हाँ, इस जोसेफ ने तो वाकई मुझे जमीन पर पटक पटक कर मेरे दिमाग की चूल्ही तक हिला दी थी। इस इंसान में वाकई देवों जैसी ताकत है। इस कदर सुपर पर्सन होने के बावजूद मैं एक बार फिर इसका मुकाबला करने में नाकाम रहा हूँ। समझ में नहीं आ रहा कि आखिर मैं इसके मुकाबले में कमजोर क्यों पड़ जाता हूँ। ब्लैक जैक ने जोसेफ को घूरते हुए कहा।
इमरान और उसके साथी वाकई इंसानों से नहीं जिन्नात की कौम से ताल्लुक रखते हैं। हम भी कई बार इनका मुकाबला कर चुके हैं, लेकिन हर बार इनके मुकाबले पर हमें शिकस्त का ही सामना करना पड़ा था। आज पहला मौका है कि हम न सिर्फ इमरान को शिकस्त देने में कामयाब हो गए हैं, बल्कि इनके चंद साथियों को भी हमने बेबस कर दिया है। संगी ने फाकराना लहजे में कहा, ओ, क्या तुमने इन लड़कियों को भी हलाक कर दिया है? ब्लैक जैक ने चौंक कर कहा, नहीं, ये भी जिंदा हैं। हमने इन पर रेड बुलेट्स फायर की थी। इन बुलेट से इंसान जख्मी जरूर होते हैं, मगर हलाक नहीं होते। इन बुलेट्स पर एसएस कोटोम लगा हुआ है, जिससे ये बेहोश हो गए हैं। अब ये उस वक्त तक होश में नहीं आएंगे जब तक इन्हें एंटी एसएस कोटोम के इंजेक्शन न लगा दिए जाए। और तुम जानते हो कि एसएस कोटोम जमीन पर दुनिया के किसी खित्ते पर मौजूद नहीं है। ये एंटी सिर्फ जीरो लैंड में मौजूद है। अब तुम इन्हें बेफिक्र होकर फ्रांस हेडक्वार्टर ले जा सकते हो। संकी ने मुस्कुराते हुए कहा तो थ्रेसिया चौंक कर अपने पिस्टल को देखने लगी, जैसे उसे रेड बुलेट्स वाले पिस्टल का पहले से इल्म ही ना हो। फिर गन देखकर उसने बेख्तियार होंठ बींच लिए और तेज नजरों से संगी को घूरने लगी। पिस्टल उसे संगी ने ही दिया था और उसने उसे रेड बुलेट्स के बारे में कुछ नहीं बताया था। ओ, तुम दोनों ने इन्हें रेड बुलेट से बेहोश करके बहुत अच्छा किया है। मैं भी इन सबको हलाक नहीं करना चाहता था। मैंने सुप्रीम कमांडर से वादा किया है कि मैं इन सबको जीरो लैंड का वफादार बनाकर लाऊंगा। अगर ये लोग हलाक हो जाते तो मुझे वाकई अफसोस होता, ब्लैक जैक ने कहा। संगी उसूल पसंद है ब्लैक जैक। इमरान और उसके साथियों की हलाकत की जिम्मेदारी तुम्हारी है। इमरान और उसके साथियों की हलाकत का 2 बार मुझे मौका मिल चुका है। मैं चाहता तो इन सबको लम्हों में हलाक कर सकता था, मगर संगी दूसरों का शिकार नहीं छीनता, इसलिए मैंने इन सबको मौका मिलने के बावजूद जिंदा छोड़ दिया था। अब भी ये फैसला तुमने करना है कि तुम इन्हें अपने साथ जिंदा रखकर फ्रांस हेडक्वार्टर ले जाओगे या इन्हें यही हलाक करोगे। हम दोनों तुम्हारे किसी काम में कोई मुदाखलत नहीं करेंगे। संगी ने ठोस और साफ गो लहजे में कहा तो थ्रेसिया बेख्तियार एक तवील सांस लेकर रह गई। वो जानती थी कि संगी वाकई उसूल पसंद वाकई हुआ है। इमरान जैसे इंसान से इस कदर नुकसान उठाने और बारहा शिकस्त का मुंह देखने के बावजूद उसने अपने उसूलों से कभी रोगर्दानी नहीं की थी। यही वजह थी कि इस बार इस कदर आसान मौका मिलने के बावजूद उसने न खुद इमरान और उसके साथियों को हलाक किया था और न उसे करने दिया था। बहरहाल ऐन वक्त पर पहुंचकर तुम दोनों ने वाकई हमारी मदद की है, इसके लिए शुक्रिया। अब आओ इन्हें ठिकाने पर ले चलते हैं, कहीं इनके जख्मों से खून के मुसलसल अखराज से इनकी जाने ही न चली जाए। पहले मैंने जोसेफ को हर कीमत पर हलाक करने का फैसला कर लिया था, लेकिन अब इसका मुकाबला करने के बाद मुझे एहसास हो रहा है कि इस कदर बहादुर और ताकतवर इंसान को हलाक करना मेरी बुजदिली होगी। इमरान और उसके दूसरे साथियों को तो मैं जीरो लैंड का वफादार बनाऊंगा, मगर इस जोसेफ को मैं अपना गुलाम बनाऊंगा। अब ये इमरान का नहीं मेरा बॉडीगार्ड बनेगा, ब्लैक जैक का बॉडीगार्ड, ब्लैक जैक ने कहा। फिर उसने आगे बढ़कर जोसेफ जैसे देवहिकल इंसान को उठाकर अपने कांधों पर डाला और गार की तरफ बढ़ने लगा। ये देखकर संगी, थ्रेसिया और मादाम सितारा जूलिया क्रॉस्टी और सालिया की तरफ बढ़ गए। उन तीनों ने उन्हें एक एक करके उठाया और ब्लैक जैक के पीछे गार की तरफ बढ़ते चले गए। पहाड़ियों की तरफ बढ़ते बढ़ते इमरान यकलक टड़क कर रुक गया। क्या हुआ, आप रुक क्यों गए हैं? उसे रुकते देखकर सफदर ने हैरत भरे लहजे में पूछा। उसके बाकी साथी भी रुक गए थे। ओ, इधर कोई है, तुम यही रुको, मैं भी आता हूँ, इमरान ने एक तरफ इशारा करते हुए कहा तो उसके साथी चौंक कर उस तरफ देखने लगे। दूसरी तरफ बदस्तूर खौफनाक धमाके हो रहे थे। इससे पहले कि उनमें से कोई कुछ कहता, इमरान तेजी से चट्टानों को पलांगता हुआ एक बड़ी सी चट्टान के पीछे चला गया। उधर कौन हो सकता है, सिद्दीकी ने कहा। 5 मिनट गुजर गए मगर इमरान वापस न आया तो वो परेशान हो गए। उस वक्त तक धमाकों की आवाजें आना बंद हो गई थी। मैं देखता हूँ, सफदर ने कहा और उस तरफ बढ़ा जिस तरफ इमरान गया था। अभी वो कुछ ही आगे गया होगा कि उसने इमरान को एक चट्टान के उकब से निकलते देखा तो वो रुक गया। इमरान चट्टान फलांगता हुआ उसके पास आ गया। एक सफदर ही तो मेरा हमदर्द है, इमरान ने उसके करीब आकर मुस्कुराते हुए कहा। काफी देर लगा दी आपने, इसलिए हम परेशान हो गए थे। कौन है उधर, सफदर ने कहा। वहम सा हुआ था, काफी दूर तक देखकर आया हूँ मगर वहाँ कोई भी नहीं था, इसलिए देर हो गई, इमरान ने कहा। फिर वो दोनों अपने साथियों की तरफ आ गए। क्या अब चले, अब तो धमाकों की आवाजें भी खत्म हो गई है, कैप्टन शकील ने कहा। अच्छी बात है ना, कम से कम धमाकों की आवाजों से कानों के पर्दे तो नहीं फटेंगे, इमरान ने कहा और पहाड़ियों की बजाय अपनी कार की तरफ बढ़ता चला गया। अब आप वापस कहाँ जा रहे हैं, सिद्दीकी ने पूछा, लेकिन इमरान ने कोई जवाब न दिया। अपनी कार के पास जाकर उसने उगबी दरवाजा खोला और सीट के नीचे लगा हुआ एक बटन प्रेस कर दिया। बटन प्रेस होते ही सीट मुड़कर ऊपर उठकर घूमती चली गई। सीट के नीचे एक बड़ा सा खाना था। खाने में एक बैगनुमा थैला था। इमरान ने उस थैले को उठाया और बटन प्रेस करके सीट को पहली पोजीशन पर ले आया। उसने कार का दरवाजा बंद किया और थैला लेकर अपने साथियों की तरफ आ गया। मेरे साथ आओ, इमरान ने थैले को कांधे पर डालते हुए कहा और तेजी से एक बार फिर पहाड़ियों की तरफ बढ़ता चला गया।
उसके साथी भी उसके पीछे हो लिए। दुर्रों और मुख्तलिफ क्रैकों के दरमियान बने हुए रास्तों से गुजरते हुए वो एक पहाड़ी के पास आ गए। उस पहाड़ी में एक गार का दहाना दिखाई दे रहा था। इस गार में चलो, इमरान ने कहा तो वो सब चौंक पड़े। गार में? लेकिन सफदर ने हैरानी से कुछ कहना चाहा। जल्दी करो, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, इमरान ने संजीदा लहजे में कहा और गार में दाखिल हो गया। सफदर और उसके साथी सर झटक कर उसके पीछे गार में चले गए। तकरीबन 10 मिनट बाद वो कार से निकले तो उनके चेहरों पर शदीद हैरत थी, जबकि इमरान के होठों पर एक पुरइसरार मगर पुरसुकून सी मुस्कुराहट थी। इमरान के हाथों में एक भारी गन थी जिसकी नाल और दस्ता खासा फूला हुआ था, जबकि उसके साथियों के पास मशीन पिस्टल और हल्की मशीन गनें दिखाई दे रही थी। जैसा तुम्हें समझाया गया है वैसा ही करना। तुम्हारी खेली हुई गेम ही मेरी सस्पेंस गेम के लिए कारामद हो सकती है और मैं अपने मकसद में कामयाब हो सकता हूँ, इमरान ने उन सब से मुखातिब होकर कहा। लेकिन आपकी सस्पेंस गेम है क्या, और आप हम सबसे ये सब क्यों कराना चाहते हैं, सफदर ने हैरत भरे लहजे में कहा। पहले गेम तो पूरी हो लेने दो, फिर सब कुछ बता दूंगा, इमरान ने कहा। इमरान साहब, क्या इस गेम के बारे में चीफ को इत्तला है, कैप्टन शकील ने पूछा। और नहीं तो क्या, चीफ की इजाजत के बगैर मैं भला कोई रिस्क ले सकता हूँ, इमरान ने कहा। फिर तो ये आपकी सस्पेंस गेम नहीं बल्कि रिस्क गेम है। इस रिस्क गेम में हम सब की जाने भी जा सकती हैं, सिद्दीकी ने कहा। गुड, ये अच्छा नाम है, रिस्क गेम। हाँ वाकई ये रिस्क गेम ही है, और जब तक हम इस मामले में रिस्क नहीं लेंगे हमें कामयाबी मिलने के चांस बेहद कम है, इमरान ने कहा। क्या आपको यकीन है कि आपकी ये रिस्क गेम कामयाबी से हमकिनार हो जाएगी, सफदर ने कहा। ये सब तुम सब पर मुनासिर है कि तुम किस हद तक मेरे कहने पर अमल करते हो। अगर तुमने वही सब किया जो मैंने तुम्हें समझाया है तो कामयाबी यकीनी समझो, इमरान ने संजीदगी से कहा। ओके, हम कोशिश करेंगे कि हम सब आपके एतमाद पर पूरा उतरे, सिद्दीकी ने कहा। अब ये तो बता दे कि आप किसी की मौजूदगी का बहाना करके किसकी ट्रांसमीटर कॉल सुनने गए थे, अचानक कैप्टन शकील ने कहा। तो उसकी बात सुनकर न सिर्फ वो सब बल्कि इमरान भी चौंक पड़ा। ट्रांसमीटर कॉल? क्या मतलब? इमरान साहब ट्रांसमीटर कॉल सुनने गए थे, सफदर ने हैरान होते हुए कहा। हाँ, मैंने इमरान साहब को चौंक कर वॉच ट्रांसमीटर की तरफ मुतवज्जे होते देखा था। इनकी वॉच पर रेड बल्ब स्पार्क कर रहा था। इमरान साहब ने फौरन किसी की मौजूदगी का बहाना किया और कॉल सुनने के लिए पहाड़ियों की ओट में चले गए। कैप्टन शकील ने मुस्कुराते हुए कहा तो उन सब की आंखों में हैरत लहराने लगी और वो सब इमरान की जानिब इस्तेफामिया नजरों से देखने लगे। इमरान साहब, क्या कैप्टन शकील दुरुस्त कह रहा है, चौहान ने इमरान से मुखातिब होकर कहा। मैं तो समझा था कि चील की नजर मेरे खानसामा सुलेमान की ही है, जो मेरी छुपाई हुई रकूम को फौरन देख लेता है, मगर अब मुझे मालूम हुआ कि कैप्टन शकील की नजरें उससे भी ज्यादा तेज है। इसने न सिर्फ मुझे चौंकते देख लिया था बल्कि वॉच ट्रांसमीटर पर स्पार्क करता हुआ रेड बल्ब भी देख लिया था। इमरान ने कैप्टन शकील की तरफ देखते हुए कहा। ओ, आप बताएं किसकी कॉल थी, सफदर ने कहा। इतनी जल्दी भी क्या है, रिस्क गेम मुकम्मल हो जाए फिर सब कुछ बता दूंगा, इमरान ने कहा तो वो खामोश हो गए। इमरान उछला और एक ऊंची चट्टान पर चढ़ गया। ये देखकर उसके साथी भी उसके पीछे आ गए। फिर वो मुख्तलिफ रास्तों से होते हुए आगे बढ़ते चले गए। अभी वो थोड़ी ही दूर गए होंगे कि उन्हें 2 धमाकों की आवाजें सुनाई दी। ये धमाके आम पिस्टल की फायरिंग के थे। धमाकों की आवाजें सुनकर उनके कदम तेज हो गए। थोड़ी देर बाद उन्हें फिर 3 धमाके सुनाई दिए। उन धमाकों की आवाजों को सुनकर उन्होंने तेजी से उस तरफ भागना शुरू कर दिया जिस तरफ से धमाकों की आवाजें सुनाई दे रही थी। वो एक पहाड़ी का मोड़ मुड़े ही थे कि उन्हें सामने एक बड़ी सी पहाड़ी का एक पत्थर हरकत करता दिखाई दिया जो तेजी से बंद हो रहा था। देखते ही देखते पत्थर जैसे गार के दहाने पर इस तरह से फिक्स हो गया जैसे वहाँ गार का दहाना था ही नहीं। तो यह है उनका ठिकाना, इमरान ने गार के दहाने को बंद होते देखकर रुकते हुए कहा। क्या ब्लैक जैक, मादाम सितारा और तनवीर यहाँ है, सफदर ने कहा। हाँ, वो अकेले नहीं है, संगी और थ्रेसिया भी यहाँ पहुंच चुके हैं और जूलिया क्रॉस्टी, सालेहा और जोसेफ भी उनके कब्जे में है, इमरान ने कहा। तो वो सब चौंक पड़े। ये आपको कैसे मालूम हुआ, सफदर ने हैरान होते हुए कहा। फिर बताऊंगा, इमरान ने कहा और तेजी से उस पत्थर की तरफ बढ़ता चला गया जिसने सरकते हुए गार के बड़े दहाने को बंद कर दिया था। इमरान आगे बढ़कर उस पत्थर का जायजा लेने लगा जैसे उसके मैकेनिज्म को समझने की कोशिश कर रहा हो। अभी वो पत्थर को चेक कर ही रहा था कि अचानक उसने तेज साय साय की आवाज सुनी। उन सब ने चौंक कर देखा तो आसमान से उन्हें एक चिलगोजे नुमा बड़ा सा खलाई रॉकेट नीचे उतरता दिखाई दिया। फेग्रास, छुप जाओ, उनका कोई और साथी फेग्रास लेकर आ रहा है, इमरान ने तेज आवाज में कहा। तो वो सब तेजी से इधर उधर दौड़ते चले गए और उन्होंने चट्टानों की आड़ लेने में एक लम्हे की भी देर न लगाई थी। चंद ही लम्हों में फेग्रास बंद गार के ऐन सामने जमीन पर आ गया। उसके इर्द गिर्द धूल उठ रही थी। जैसे ही फेग्रास का निचला हिस्सा जमीन से लगा उसी लम्हे गार का पत्थर एक बार फिर अपनी जगह से सरकता चला गया।
और गार का दहाना खुलता चला गया। दूसरे लम्हे उन्होंने गार से संगीत, थ्रेसिया, मादाम सितारा और ब्लैक जैक को बाहर आते देखा। वो सब अपने असल हुलियों में थे। जैसे ही जूलिया, क्रॉस्टी और सालेहा गार से निकलकर बाहर गईं, तनवीर ने यकलक आंखें खोल दी। उसने सर घुमाकर देखा। जूलिया, क्रॉस्टी और सालेहा तेजी से गार से बाहर जाने वाले रास्ते की तरफ जा रही थी। जब वो गार के सिरे पर पहुंच गई तो तनवीर ने कुर्सी के बाजुओं के साथ चमड़े की बेल्टों में बंधे हुए हाथों को मखसूस अंदाज में हरकत देनी शुरू कर दी। चंद लम्हों की कोशिशों के बाद उसका एक हाथ चमड़े की बेल्ट से बाहर आ गया। तनवीर ने फौरन दूसरे हाथ की बेल्ट खोली और फिर अपने जिस्म की बाकी बेल्ट्स भी खोलने लगा। फिर उसने सर पर रखा हुआ शीशे का कंटोप उतारा और उठकर उस मशीन पर रख दिया। उसने पलट कर देखा मगर वहाँ उसके सिवा और कोई मौजूद न था। तनवीर की आंखों में अजीब सी चमक लहरा रही थी। वो तेजी से गार के दहाने की तरफ लपका और भागता हुआ अपनी कार के पास आ गया। उसने पहले कार से बाहर झांक कर देखा। बाहर एक तरफ मादाम सितारा गिरी पड़ी थी, जबकि सामने ब्लैक जैक और जोसेफ एक दूसरे से भिड़े हुए थे। तनवीर ने फौरन कार का पिछला दरवाजा खोला और दोनों हाथों का जोर लगाकर उसने कार की पिछली सीट उलट दी। उसने सीट के नीचे से एक छोटा सा थैला निकाला और उसे बाहर रखकर सीट को बराबर करते हुए कार का दरवाजा बंद कर दिया। कार का दरवाजा बंद करके उसने बैग उठाया और उसे लिए हुए तेजी से दोबारा अंदर की तरफ आ गया। उसने बैग एक मशीन पर रखा और उसकी जिप खोलने लगा। उसने थैला खोला और उसमें से एक छोटा सा डब्बा निकाल लिया। थैले को उठाकर उसने साइड में रखा और डब्बे को खोलने लगा। डब्बे में प्लास्टिक कवर में 4 छोटे छोटे मशीनी पुर्जे थे। तनवीर ने एक पुर्जे को डब्बे से निकालकर उसकी साइडों में लगे हुए चंद बटन प्रेस किए तो उस पुर्जे से जू जू की आवाज आने लगी, जो खासी हल्की थी। पुर्जे के किनारों पर छोटे छोटे बल्ब जलना बुझना शुरू हो गए। तनवीर ने उस पुर्जे को मशीन के कॉर्नर पर रखा और डब्बे से दूसरा पुर्जा निकाल लिया। उसने दूसरा पुर्जा भी पहले पुर्जे की तरह ऑन किया। इस तरह उसने बाकी 2 पुर्जे भी ऑन किए और फिर उन्हें लेकर एक मशीन की तरफ बढ़ गया। मशीन की साइड पर आकर उसने मशीन के एक हिस्से को खींचा तो उस मशीन के अंदर उसे छोटे पुर्जों और तारों का जाल सा नजर आने लगा। तनवीर ने तारों को हटाते हुए उन पुर्जों को देखा और फिर उसे एक जगह बिल्कुल ऐसा ही पुर्जा दिखाई दिया जो उसने ऑन किया। उसने हाथ डालकर उस पुर्जे को सिरे से पकड़कर बाहर खींच लिया। फिर उसने उस खाने में वो पुर्जा रख दिया जो उसने ऑन किया था। मशीन से निकाले हुए पुर्जे को ऑफ करके उसने उसे प्लास्टिक कवर में रखा और दूसरा पुर्जा उठाकर दूसरी मशीन की तरफ बढ़ गया। उस मशीन की भी एक साइड खोलकर उसने पुर्जा तब्दील किया और फिर इस तरह उसने तीसरी मशीन से भी उसी जैसे 2 पुर्जे निकाले और उनकी जगह अपने पुर्जे लगा दिए। इसके बाद उसने मशीन से निकाले हुए चारों पुर्जों को ऑफ करते हुए प्लास्टिक में लपेटा और उन्हें डब्बे में डालकर अपने थैले में रख लिया। फिर उसने थैले से एक छोटा सा ट्रांसमीटर निकाला और थैले से 2 पिस्टल और एक मशीन पिस्टल निकालकर अपनी जेबों में डाल लिए। फिर उसने थैला बंद किया और उसे उठाए हुए दोबारा अपनी कार की तरफ चला गया। बाहर धमाकों की आवाजें सुनाई दे रही थी। तनवीर ने कार की आड़ से देखा तो उसे ब्लैक जैक बदस्तूर जोसेफ से लड़ता दिखाई दिया। उसने इत्मीनान भरे अंदाज में कार का दरवाजा खोला और उगली सीट हटाकर उसने थैले को सीट के नीचे रख दिया और सीट बराबर करते हुए कार का दरवाजा बंद किया और वापस उन मशीनों की तरफ आ गया। कुर्सी पर बैठते हुए उसने अपना रुख गार की तरफ किया और मशीन पर रखा हुआ ट्रांसमीटर उठा लिया जो उसने बैग से निकाला था। उसने ट्रांसमीटर ऑन किया और उस पर एक फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करने लगा। हेलो हेलो, तनवीर कॉलिंग ओवर। उसने कुछ देर बाद ट्रांसमीटर पर लगा हुआ एक सुर्ख बल्ब सब्ज होते देखकर कहा, यस ओवर। दूसरी तरफ से एक आवाज सुनाई दी, मैंने अपना काम मुकम्मल कर लिया है। IHI डिवाइसेस मैंने तमाम मशीनों में एडजस्ट कर दी है, ओवर। तनवीर ने आवाज पहचानते हुए कहा, गुड, कोई मसला तो नहीं हुआ, ओवर। दूसरी तरफ से कहा गया, नहीं, अलबत्ता मुझे बहुत देर बाद मौका मिला था, इसलिए काम में देर हो गई थी, ओवर। तनवीर ने कहा, चलो काम तो हुआ, अब तुम्हारी क्या पोजीशन है, ओवर। दूसरी तरफ से कहा गया, मैं नॉर्मल हूँ, ओवर। तनवीर ने कहा, गुड, कोई नई बात, ओवर। दूसरी तरफ से पूछा गया, वो दोनों जूलिया, क्रॉस्टी और सालिया को भी ले आए हैं और जोसेफ भी यहाँ आ पहुंचा है। बाहर ब्लैक जैक और उसका मुकाबला हो रहा है, ओवर। तनवीर ने कहा, ठीक है, हम थोड़ी ही देर में तुम्हारे पास पहुंच जाएंगे, ओवर। दूसरी तरफ से कहा गया, संगी और थ्रेसिया भी आ रहे हैं। ब्लैक जैक के ट्रांसमीटर पर संगी से बात हुई थी, उसने बताया था कि वो अपने मिशन में कामयाब हो चुका है, ओवर। तनवीर ने कहा और फिर वो ब्लैक जैक और संगी की ट्रांसमीटर पर होने वाली बातचीत बताने लगा और इसके अलावा ब्लैक जैक ने सीक्रेट सर्विस के तमाम मेंबरों को भी हलाक करने का प्रोग्राम मुलतवी कर दिया है, ओवर। तनवीर ने कहा, क्यों, इसकी कोई खास वजह, ओवर। दूसरी तरफ से कहा गया, ब्लैक जैक की सुप्रीम कमांडर से बात हुई थी। ब्लैक जैक ने कहा है कि वो मेरी तरह सीक्रेट सर्विस के तमाम मेंबरान के ब्रेन भी स्कैन करेगा और उन सबको जीरो लैंड के वफादार बनाकर साथ लाएगा, ओवर। तनवीर ने कहा,
और बाकी मानदा तफसील बताने लगा। उनका ये ख्वाब सिर्फ ख्वाब ही रहेगा। बहरहाल अब भी वक्त है, सोच लो, क्या तुम वाकई उनके साथ जीरोलैंड जाने के लिए तैयार हो? ओवर दूसरी तरफ से पूछा गया। हाँ, क्यों? क्या तुम मुझे नहीं भेजना चाहते? ओवर तनवीर ने चौंक कर कहा। अब वहां तुम्हारे जाने की जरूरत नहीं है। एसडी के ग्रुप में वहां मैंने खावर को रवाना कर दिया है, वो सब संभाल लेगा। अगर तुम रुकना चाहो तो रुक सकते हो। ओवर दूसरी तरफ से कहा गया। नहीं, जिस काम के लिए मैंने सीक्रेट सर्विस से गद्दारी की है उसे अब मैं हर हाल में पूरा करूंगा और वो काम जीरोलैंड जाकर ही हो सकता है। ओवर तनवीर ने ठोस लहजे में कहा। ओके, अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो यही सही। ओवर दूसरी तरफ से कहा गया। तुम्हें अगर कोई ऐतराज है तो बता दो। ओवर तनवीर ने कहा। नहीं, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। अब हमारा जीरोलैंड जाना नागुज़िर हो चुका है, इसलिए मैं इतनी बड़ी गेम खेल रहा हूँ। ओवर दूसरी तरफ से कहा गया। ओके, अब मैं ट्रांसमीटर ऑफ कर रहा हूँ, कोई और बात करनी है तो बता दो। ओवर तनवीर ने कहा। नहीं, और कोई बात नहीं है, बस तुम्हें इस अंदाज में काम करना है कि उनमें से किसी को भी तुम पर शक ना हो। तुम्हें हर हाल में उनका एतमाद बहाल रखना है। ओवर दूसरी तरफ से कहा गया। तुम बेफिक्र रहो, मुझे मालूम है कि मुझे क्या करना है। ओवर तनवीर ने बाएतमाद लहजे में कहा। ओके, ओवर एंड ऑल दूसरी तरफ से आवाज सुनाई दी और उसके साथ ही रास्ता मुनक़ते हो गया। तनवीर ने ट्रांसमीटर ऑफ किया और उठकर उसे उन कुर्सियों के करीब डाल दिया जहां जूलिया क्रॉस्टी और सालेहा बंधी हुई थी। फिर वो वापस आया। उसने मशीन से शीशे का कंटोप उठाकर इस जोर से मशीन पर मारा कि कंटोप टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गया। फिर वो जमीन पर कुर्सी के करीब यूं गिर गया जैसे यकलक उसके जिस्म से जान निकल गई हो। उसी लम्हे उसे गार की तरफ से कदमों की आवाजें सुनाई दी। साथ ही उसने गार के दहाने के बंद होने की आवाज सुनी। कदमों की आवाजें करीब आती जा रही थी।